आज तक में 3 बज चुके हैं और अभी नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं बिहार के लिए एक वहां पर जनसभा को संबोधित करने के लिए। लेकिन सबसे रोचक बात जो थी वो ये थी कि नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं बनारस और वहां पर विशाल जनसमूह वहां पर उनका इंतजार कर रहा था। और जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी, मिनी इंडिया की बात की गई थी बीजेपी की तरफ से। हर प्रांत के, हर जगह के लोग थे वहां पर। बीजेपी के बनारस में जो 90 वार्ड हैं वहाँ के सारे लोग, सारे कार्यकर्ता सड़कों पर थे, लोगों की भीड़ थी। नरेंद्र मोदी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं और उसके बाद मदन मोहन मालवीय उनकी प्रतिमा को फूल अर्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या बाबा साहब अम्बेडकर हो, वहाँ पर उनको प्रणाम किया जाता है। उसके बाद रोड शो, उनका 2 किलोमीटर लंबा रोड शो, जिसमें कितना वक्त लग गया आप ज़रा सोचें, जिसमें तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। ये 2 किलोमीटर लंबा रोड शो उनका ख़त्म होता है और जब ये 2 किलोमीटर लंबा उनका जो ख़त्म होता है रोड शो, उसके बाद वो पहुंचते हैं कचहरी। कचहरी पहुंचने से पहले, कचहरी की तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन कचहरी के अंदर उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। उस दरमियान वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर भेजा नहीं गया हूँ, मैं यहाँ पर आया नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर लाया गया है, मुझे यहाँ पर बुलाया गया है और बुलाया है माँ गंगा ने। उनके प्रस्तावक उनके साथ मौजूद थे। उनके चारों प्रस्तावकों के नाम आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं। गिरधर मालवीय जो कि रिटायर्ड जज हैं, फिर उनके साथ छन्नूलाल मिश्रा जो कि हर कोई जानता है, फिर भद्र प्रसाद निषाद बोटमैन, अशोक कुमार जो कि बुनकर हैं। मोदी का जो रोड शो था वो देखने वाला था, देखने लायक था ये रोड शो। जिस तरीके से वहाँ पर लोग मौजूद थे, तिल रखने की जगह नहीं थी, छतों पर लोग चढ़ गए थे, हर तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे और मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहाँ पर दिखाई दिए। वहाँ पर पहुँचने के बाद नरेंद्र मोदी ने, बल्कि वहाँ पर पहुँचने से पहले भी बनारस में जब उनको आने में थोड़ा वक्त लग रहा था तो उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि जो बोली थी उनकी, उससे लग रहा था कि हर हर गंगे शुरू हो चुका है। लेकिन बनारस में पहुंचने के बाद उन्होंने बाकायदा ये कह दिया कि मुझे यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है जैसे एक माँ को माँ की गोद में बेटे को आने के बाद लगता है। और वो जिक्र कर रहे थे माँ गंगा का। बीजेपी ने आज अपनी पूरी ताकत लगा दी, ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। सीधे चलते हैं, गौरव सावंत मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। आज इनको आपने टीवी पे सुबह से ही देख रहे हैं, काफ़ी धूप है वहाँ पर और इस धूप में जिस तरीके से आज तक की टीम ने काम किया है, खासकर जो फील्ड रिपोर्टर, कैमरामैन, टेक्नीशियंस हैं, हम वाकई में ये अद्भुत है। लेकिन गौरव, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, 90 वार्ड और पूरे कार्यकर्ता सड़क पर, जो जनसमूह था वो ये बताने की कोशिश थी कि देखिए बनारस से नरेंद्र मोदी को ये ना कहा जाए कि आउटसाइडर हैं, बल्कि बनारस ने नरेंद्र मोदी को अपना लिया। क्या ये दिखाने की और बताने की कोशिश थी? निश्चित तौर पर निशांत, ये शक्ति प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी का। न केवल ये दिखाने के लिए कि कितने समर्थक पार्टी के हैं, बल्कि कितने समर्थक नरेंद्र मोदी के नाम पर जुटते हैं। और जैसा आपने बिल्कुल सही आकलन किया कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी निकल कर आए, उन्होंने नरेंद्र मोदी को देखा। सवाल अब ये उठता है कि वो क्या नरेंद्र मोदी के लिए वोट करेंगे या नहीं। जैसे ही नामांकन प्रक्रिया खत्म हुई, मैंने अमित शाह और रविशंकर प्रसाद दोनों से ये जानने की कोशिश की कि इस शक्ति प्रदर्शन से उनका क्या आकलन है। रविशंकर प्रसाद का ये दावा है कि ये 1 और 1 बनकर 11 बनते हैं, 1 और 1 2 नहीं है। अगर अमित शाह की बात की जाए तो उनका ये आकलन है कि अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को, अभी तक ये कहा जा रहा था कि 272 प्लस उनका मिशन है। अमित शाह आज की भीड़ के बाद ये दावा कर रहे हैं कि उनके मुताबिक 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी। जब मैंने ये पूछा कि उत्तर प्रदेश में उनकी कितनी सीटें आएंगी तो वो इस पर तो नहीं बोले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का कहना है कि जो बीच में उन्हें ये डर लग रहा था कि उनको लगभग 30 से 35 के बीच सीटें आएंगी, अब उनका ये दावा है कि ये 40 से 45 के बीच। गौरव, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगा। मैं इसी नोट पे आपको रोकूंगा। आप अपने जो आपके विचार है उनको एकदम अपने पास रखें अभी, क्योंकि मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। फिर अपने हमारी जो जनता उसको बताइएगा जो आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरफ है। अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे आज
जिस तरीके से अमित शाह ने, जो गौरव अभी यहाँ पर मेरे बगल में खड़े हुए हैं, बनारस में, वैसे आपको बता दूं स्टूडियो में नहीं है ये, और गौरव ने जो बात कही उसी चीज़ का अगर थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाया जाए तो अमित शाह क्या कहते हैं? अमित शाह कहते हैं कि जो लहर थी वो सुनामी में तब्दील हो चुकी है। जरा ध्यान से सुने। ये लहर मोदी जी के नामांकन करने के साथ ही सुनामी में परिवर्तित हुई है और इस लहर के कारण सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का सफाया उत्तर प्रदेश में निश्चित है और इसका फायदा बिहार में भी मिलेगा और आसपास के राज्यों में भी मिलेगा। आने वाले दिनों में देश में जो वातावरण मालूम पड़ता है, इस पर से स्पष्ट है कि अगली सरकार मोदी सरकार। गौरव, सीधा सीधा यहां पर जो अमित, मैं आपके पास आ रहा हूं गौरव, क्योंकि यहां पर राजनाथ सिंह अभी कोई बयान दे रहे हैं, आइए देखते हैं पहले वो। और वाराणसी से दोनों जगह से नामिनेशन फाइल किया है। आज वो वाराणसी से नामिनेशन फाइल कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी पार्टी की तरफ से उनके शानदार विजय के लिए शुभकामनाएं देता हूं और ये मैं संयोग मानता हूं कि जिस बड़ोदरा से उन्होंने अपना नामिनेशन फाइल किया उसके भी पहला अक्षर वी से शुरू होता है और जिस वाराणसी से उन्होंने नामिनेशन फाइल किया है उसका भी पहला अक्षर वी होता है। इसका मतलब भी तय है कि श्री नरेंद्र भाई मोदी को केवल वाराणसी और वडोदरा में ही शानदार विजय नहीं हासिल होगी, बल्कि इसे हिंदुस्तान में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें भी शानदार विजय हासिल होने जा रही है। मैं नरेंद्र भाई मोदी को पुनः अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मनमोहन सिंह जी ने आज वोटिंग करते हुए वहां पे गुवाहाटी में बुलाया कि नरेंद्र भाई का कोई वेव नहीं है और सिर्फ मीडिया क्रिएशन है। अब मैं समझता हूं कि इस समय कांग्रेस के लोगों की बातों पर बहुत यकीन नहीं करना चाहिए। क्यों सर नरेंद्र भाई मोदी बड़ा प्रधान तो बने क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस समय कांग्रेस अब डिप्रेशन में जा चुकी है और व्यक्ति कोई डिप्रेशन में जाता है तो क्या बोलेगा कुछ कहा नहीं जाता। जसोदाबेन को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्या कौन सा द वीक मैगजीन ने जो जसोदाबेन को यदि कहीं पर कोई गड़बड़ रहा होता तो गुजरात की जनता नरेंद्र भाई मोदी को 3-3 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाती, इतनी क्लियर मेजॉरिटी देती। सर यूपी जीत की हैट्रिक उन्होंने बनाई है। सर चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो कौन सी सीट छोड़ेंगे? इतनी बात मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी की क्रेडिबिलिटी पर, उनकी विश्वसनीयता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। और मॉरल वैल्यूज में एक विश्वास रखने वाले लोगों में नरेंद्र भाई मोदी। प्रियंका को पर्सनली उसी तरह से बात की गई तो उन्होंने बोला कि पर्सनली ये अटैक नहीं होना चाहिए। कहाँ पर्सनल अटैक हो रहा? फिर भी जिस तरह से प्रियंका ने खुद कल स्टेटमेंट किया कि नरेंद्र केवल जनता को गुमराह करने के लिए। और आप जानते हैं कि यह द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये बात लिखी है। मैं ये चाहता हूं कि इस मुद्दे पर भी कांग्रेस को अपना क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए। यदि किसी प्रकार की उनको इस न्यूज के कारण कोई कष्ट है, तकलीफ है, तो अपना क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बड़ा प्रधान पद की कुर्सी का रास्ता यूपी से जाता है। यूपी में कितनी सीट एक्सपेक्ट करते हो? यूपी में लगभग 60 सीटें मिलेंगी। अब यूपी से ही हमारे नरेंद्र भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों जगह से जीतते मोदी जी तो कौन सी सीट छोड़ेंगे, वाराणसी या वडोदरा? अरे अभी छोड़ने होने की बात मत करें, सबको जोड़ने की बात बड़ी रोचक बात है ये। तो बोलते हैं राजनाथ सिंह जी की वाराणसी का पहला अक्षर वी होता है और पहला अक्षर वी होता है बड़ौदा का भी, और उसके बाद विजय का वी की भी बात करते हैं और विक्ट्री के वी की बात भी करते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा कि नरेंद्र भाई मोदी को कौन सा छोड़ना पड़ेगा तो इस सवाल को वो छोड़ गए और जवाब देने से बच गए कि बनारस छोड़ेंगे जीतने पे या फिर वडोदरा छोड़ेंगे जीतने पर।